Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities, ABESIT College of Engineering. Dear student, this is lecture number 6.2. ये लेक्चर हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं. साइमुलटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ साइमुलटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया. क्या इसका वर्किंग रूल है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ हमने इस लेक्चर को ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है. इस वीडियो में हम ये दिखाएंगे कि साइमुलटेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन इनिशियल कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ करके कैसे सॉल्व किया जाता है. यानी मेरा जो सॉल्यूशन अभी तक मैंने जो निकाला था, वो जो x और y की वैल्यूज़ आ रही थी इन टर्म्स ऑफ t, वो C1 और C2 कांस्टेंट के साथ आ रही थी. बट अब हम C1 और C2 की भी वैल्यू चाहते हैं, उनको भी निकाल करके अपने सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं. तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल स्टूडेंट आपके सामने रखा है. तो इस एग्जांपल में देखिए, फर्स्ट स्टेप पे यही हमें काम करना है जो इससे पहली वीडियो में हम कर रहे थे. वही x और y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ t विद C1 एंड C2 कांस्टेंट, और देन अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0. यानी आपको गिवन कंडीशंस हैं, वो कंडीशन ये हैं कि x की वैल्यू 0 है जब t 0 है, y भी 0 है जब t 0 है. y और x की जो वैल्यू है वो t इक्वल्स टू 0 पर या t इक्वल्स टू किसी पॉइंट के ऊपर वो कोई और भी वैल्यू दी जा सकती हैं. उन्हीं कंडीशंस के साथ हम काम करेंगे, जो भी कंडीशंस आपको दी जाएंगी. तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dt प्लस 5x माइनस 2y इक्वल्स टू t एंड dy अपॉन dt प्लस 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0. यानी पहली इक्वेशन में अगर मैं देखूं स्टूडेंट, तो यहाँ से dx आएगा, यहाँ से 5x आएगा, यानी d प्लस 5x हो जाएगा, d प्लस 5x, और माइनस के 2y इक्वल्स टू t. यानी मेरी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बदल गई है. दूसरी इक्वेशन से देखें, 2x एज इट इज़, मैंने 2x लिख दिया है और इसे हम dy कह सकते हैं. यहाँ से भी y आ रहा है कॉमन, यानी 5 प्लस 5y आएगा, यानी d प्लस 5 इंटू वाई लिखा जा सकता है. तो d प्लस 5 हो गया है. तो दूसरी इक्वेशन में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो जो दूसरी इक्वेशन है उसमें आपके पास d प्लस 5 हो गया है. अगर हम x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर 2 में d प्लस 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ये पूरा कोफिशिएंट्स x का इक्वल करना चाहता हूँ तो मुझे इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करना होगा d प्लस 5 का, और इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वल हो जाएंगे. तो मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन नंबर 1 बाई 2 एंड इन इक्वेशन नंबर 2 बाई d प्लस 5 एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि दोनों में जो साइन हैं वो सेम हैं. और मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि जब भी अपोजिट साइन होता है, जब भी साइन अपोजिट होता है तो एडिशन करते हैं, और यदि साइन सेम है दोनों में तो फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद इक्वेशन सॉल्व की जाती है. तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, x यानी रिमूव हो गया है पूरी तरीके से. y की इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो माइनस कॉमन लेकर के इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगी. इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो यानी मेरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इक्वल्स टू माइनस 2t हो गया है. इक्वेशन में जो हम देख पा रहे हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का जो सॉल्यूशन होता है वो CF प्लस PI होता है. यानी पहले CF निकालना पड़ेगा. CF के लिए मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने बनाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई है m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल्स टू 0, यानी m प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गई है, जिससे कि m के रूट्स -3 आए. तो CF होना चाहिए e टू दी पावर -3t C1 प्लस C2t. ये मेरा CF हो गया है. क्योंकि इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, सॉल्यूशन CF प्लस PI होता है. तो अब हम उसका PI कैलकुलेट कर रहे हैं. तो PI के लिए हमने देखा कि माइनस के 2t इज़ द पोलिनोमियल, और अगर कोई पोलिनोमियल आता है तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करता हूँ. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए मैंने कांस्टेंट टर्म जो 9 है उसको कॉमन निकाला, कॉमन निकाल करके 1 प्लस x की फॉर्म बनाई,
1 प्लस एक्स का जब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन करूँगा तो वो एक्सपेंड हो जाएगा और वहाँ तक उसको एक्सपेंड करता हूँ जितनी टी की मैक्सिमम पावर होती है। टी की मैक्सिमम पावर चूँकि 1 है तो इसीलिए टी की मैक्सिमम पावर 1 तक यानी डी की पावर 1 तक मैंने उसको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद -2t जब अंदर आएगा तो -1 के साथ आने से -2t हो जाएगा और 6d यानी डिफ्रेंशिएशन होगा -2t का तो वो 1 यानी -2 हो जाएगा और d² यानी 2 बार डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा तो उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, जिससे मेरा PI आ गया है। तो CF और PI दोनों आ गए। CF और PI दोनों आने के बाद स्टूडेंट्स मेरा CF आ गया है, मेरा PI आ गया है। सॉल्यूशन y = 2 हो जाएगा यानी y = CF + PI। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, मेरे पास 2 इक्वेशन हैं, मुझे ये देखना है किस में मुझे वैल्यू को रखना चाहिए। अगर मैं y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखूं तो y और dy/dt दोनों रखे जा सकते हैं, जिससे कि 2x क्लियरली निकल जाएगा। अगर मैं ये वैल्यू 1 में रखूं तो y की रख सकता हूं, उसके लिए वहाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री बन रही है, जिससे कि मुझे उसका CF उसका मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के कंप्लीट सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो मैं पहली इक्वेशन में वैल्यू नहीं रखूँगा क्योंकि वो मुश्किल है थोड़ा सा, तो सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैंने y कैलकुलेट कर लिया है। जब मेरे पास y आ गया तो अब मैं dy/dx भी निकाल सकता हूँ, dy/dt भी निकाल सकता हूँ। मैंने इसका dy/dt निकाला। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 2 फंक्शन प्रोडक्ट में आए हैं, इसीलिए प्रोडक्ट का रूल लगाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट का रूल आपको कैसे नज़र आ रहा है, ध्यान से देखिए। यानी पहला e⁻−t का डिफ्रेंशिएशन हुआ, ये मेरा e⁻−2 का डिफ्रेंशिएशन हो गया। ये फंक्शन एज इट इज़ प्लस ये फंक्शन एज इट इज़, और जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन केवल c2 हो जाएगा, यानी e⁻−3t और c2 हो गया है। इसको भी मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो सेकंड टर्म कांस्टेंट है, 0 हो जाएगी। -2t का डिफ्रेंशिएशन -2 होगा अपॉन में 9, यानी -2/9 आ गया है। dy/dt आ गया। इक्वेशन नंबर 2 से मैं देख पा रहा था 2x = dy/dt प्लस y था, यानी इन दोनों की वैल्यू मुझे निकालनी है। दोनों को मैं निकाल चुका हूँ। अब दोनों को अगर प्लस कर दूँ तो मेरे पास -2x की वैल्यू आ जाएगी। तो dy/dt यानी मैंने dy/dt निकाल दिया है, ये है dy/dt, और प्लस ये वैल्यू है मेरे पास y की। दोनों को मैंने प्लस किया, दोनों को प्लस करने के बाद मेरे पास -2x की वैल्यू आ गई है। यानी स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मैंने किस तरीके से इनको प्लस किया है। मैंने ऐसे प्लस किया कि सबसे पहले मैंने इस टर्म को और इस टर्म को प्लस कर लिया है। इन दोनों को मैंने ऐड किया। इन दोनों को ऐड करने के बाद मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट टर्म में। सिमिलरली मैंने दूसरी टर्म ये और ये दोनों ऐड की, तो ये दोनों ऐड होकर के फिर से यहाँ आ जाएंगी। बची हुई जो टर्म्स हैं वो ये हैं, उनको मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये टर्म मैंने यहाँ लिख दी है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि दोनों का सम कुछ इस तरीके से आ गया है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ तो x की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो x और y दोनों ही मेरे पास आ गए हैं, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब मैं अपनी इनिशियल कंडीशंस का यूज़ कर रहा हूँ। इनिशियल कंडीशंस मेरी क्या हैं? इनिशियल कंडीशंस हैं कि जब t 0 होता है तो x 0 हो जाता है, यानी मुझे t की जगह पे 0 रखना है तो x 0 हो जाएगा। कहाँ पे रखेंगे? मुझे ये रखनी होगी x में और y में, यानी दोनों इक्वेशन में रखनी है। जो मेरे पास 2 इक्वेशन हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, मैंने t की वैल्यू को 0 यहाँ पर रखा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी रखा, ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ रखने से 0 हो जाएगा, यानी मेरी पहली इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन के आ गई है। अब यहाँ जो वैल्यू मैंने रखी है, ये वैल्यू y की 0 है, यानी दिया था आपको कि y की वैल्यू और x की वैल्यू 0 है, तो ये x की वैल्यू भी 0 दी गई है, तो x की वैल्यू को मैंने 0 रख दिया, जिससे कि मेरा जो c1 है वो c1 - c2 इस तरीके से आ गया है। अब अगर मैं दूसरी t की वैल्यू को 0 यहाँ रखूँ, यानी पहले यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ भी रखते हैं और यहाँ भी रखते हैं, जिससे कि मेरा y भी 0 है। y 0 होने से c1 की वैल्यू आ गई है। c1 की वैल्यू मेरे पास आई -4/27। अगर इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में रख देता हूँ तो उससे मेरा c2 भी आ जाएगा,
यानी C2 मेरा कुछ इस फॉर्म में आ गया है। C2 की वैल्यू माइनस के 6/27 है और C1 की वैल्यू माइनस के 4/27। अब मेरे पास जो दो सॉल्यूशन आए थे, जो x और y की वैल्यू आई थी, ये वो इक्वेशन है जिसमें कि मुझे C1 और C2 की वैल्यू को अब सब्स्टिट्यूट करना है। तो C1 और C2 की वैल्यू कहाँ रखनी है मुझे? x और y में। यानी ये वो दो इक्वेशन हैं जिसमें मुझे C1 और C2 की वैल्यू को रिप्लेस करना है। C1 कितना है? माइनस के 4/27। C2 कितना है? माइनस के 6/27। तो जब मैंने ऊपर इन वैल्यूज़ को रखा तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस फॉर्म में आ गया है, यानी ये मेरा x और y की वैल्यू आ गई है। इस तरीके से स्टूडेंट, अगर हमें इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं, इनिशियल कंडीशंस का यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम को पर्टिकुलर सॉल्यूशन में रिड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। 2010 में क्वेश्चन आया है पहले वाला, दूसरा क्वेश्चन 15 में आया है। मैंने कुछ हिंट भी जगह जगह पर दिए हैं कि किस में m की वैल्यू क्या आने वाली है। यानी अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर पहले क्वेश्चन में एक हिंट दिया है कि m की वैल्यू ये आएगी और x और y ये आएंगे, यानी इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी फिर मैंने हिंट दिया है कि m की वैल्यू ये आएंगी, जब x रिमूव हो जाएगा y में इक्वेशन रह जाएगी तो m की वैल्यू ये आएंगी। और इसमें जब मैं इनिशियल कंडीशंस का यूज़ करूँगा तो चूँकि मुझे C1 और C2 निकालने होंगे तो वो C1 और C2 कुछ ऐसे आएंगे और ये वो आंसर हैं जो x और y की वैल्यूज़ आएंगी। तो इसी तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स आपके सामने रखे हैं। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को यूनिवर्सिटी एग्जाम में, सेशनल एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मैंने आपके सामने रखा है। इससे जो अगले वाली वीडियो होगी उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के क्या मेथड्स हैं। स्टूडेंट्स, 4 मेथड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व करने के आते हैं जो सेकंड ऑर्डर की होती है। स्पेसिफिक कर दिया गया है। अभी तक आप nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रहे थे, अब आप केवल और केवल सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे। उनको सॉल्व करने के 4 मेथड्स होते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।